आज क्या है खाने में? आज तुरई की सब्जी और रोटी है। अरे तुरई कौन खाता? इंसान ही खाते हैं। सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, खा लो चुपचाप। अब खाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी है क्या बहू? माँ जी, आप भी ऐसा कह रही हैं? आपको पता है ना, मुझे ज्यादा चटाका पटाका खाना बनाना नहीं आता। हाँ हाँ, ये तो शादी से पहले इसकी माँ ने कह दिया था कि बहन जी, इसकी जबान जितनी तेज चलती है ना, उतने उसके हाथ नहीं चल पाते। ये बात तो मेरी सासू माँ की बिल्कुल सही है माँ। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक, कोई बात नहीं। अभी इस घर में छोटी देवरानी आनी बाकी है, देखना वो तो मुझसे भी बेकार खाना बनाती होगी। अरे नहीं नहीं, वो तो अच्छा खाना बनाती है। क्या? तुझे कैसे पता कि वो अच्छा खाना बनाती है? अरे ये तो छुपा रुस्तम निकला माँ। इसने तो अपनी वाली पहले से ही ढूंढ लिया है ना? है मोहित, क्या है ये सब? अरे क्या है माँ जी, मत पूछिए। ये पूछिए कि कौन है वो, कहाँ से है वो, कैसी है वो। अब अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। क्या आप लोग भी ना कुछ भी समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तूने इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो तो अच्छा खाना बना लेती है, इसका मतलब है कि तुझे पता है कि तेरी होने वाली पत्नी अच्छा खाना बनाती है। अब सच सच बता, कौन है वो? हाँ देवर जी, अब बता भी दीजिए। आपके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। चल बता भी दे यार, हमारे घर में कोई बुरा नहीं मानेगा। लड़की से प्यार ही तो करता है ना, भाग कर शादी थोड़ी ना कर लिए किसी से। चल बता दे। वो हम दोनों 2 साल से ऑफिस में साथ में काम करते थे, तो वहीं हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मैं बस आप लोगों को बताने ही वाला था। 2 साल में नहीं बताया और अब बोल रहे हैं कि बताने ही वाले थे। देख रही है ना अम्मा जी, तेरे साथ में ऑफिस में काम करती है, इसका मतलब जिंदगी भर पढ़ाई की होगी, घर का काम सीखने का मौका कहाँ मिला होगा। हाँ मैं भी वही कहने वाली थी। अरे नहीं नहीं, वो अच्छा खाना बना लेती है, ऑफिस में टिफिन भी लाती है खुद का। अरे बेटा, टिफिन में मैगी और पास्ता के अलावा और क्या ही लाती होगी। खैर ठीक है, अब तूने ढूंढ ही ली है तो क्या कर सकते हैं। लगता है बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट खाना नसीब में नहीं है मेरे। क्या? अब मेरा मतलब है, हम चलते हैं फिर लड़की को देखने उसके घर। अब इसने तो पसंद कर ही लिया लड़की, हमें तो बस शादी की बात करनी है उसके घर वालों से। हाँ माँ, ये सही रहेगा, हम शादी की बात करने चलते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं कल ना अपनी पिंक वाली साड़ी पहनूंगी और वो बड़े वाली झुमकी भी। हाँ, इसमें तेरे हाथ बहुत अच्छे चलते हैं बहू। क्या मम्मी जी? अरे माँ का मतलब है तुम्हें सजने संवरने की अच्छी नॉलेज है। हाँ तो ठीक है। ठीक है, तो मैं आज ही स्वाति से बात कर लेता हूँ कि मेरे घर वाले हमारी शादी की बात करने उसके घर आने वाले हैं। हाँ हाँ कर दे, इन्फॉर्म कर दे अपनी होने वाली पत्नी को। देखिए तो कितने लाल हो रहा है शर्म से देवर जी। अगले दिन मोहित का परिवार स्वाति के घर पहुंचता है। स्वाति का घर काफी सुंदर तरीके से सजा हुआ था, जिसे देखकर मोहित के घर वाले काफी खुश होते हैं। आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना घर को ढूंढने में? अरे नहीं नहीं अंकल, आपका घर तो हमें आसानी से मिल गया, रोड के बहुत पास है। आइए आइए, अब सब बैठिए। अब बच्चे तो एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं, हम स्वाति को भी बुला लेते हैं, वो आप सबसे मिल लेगी। हाँ हाँ बुला लीजिए। स्वाति को देखकर मोहित के घर वाले काफी खुश होते हैं, क्योंकि दिखने में स्वाति काफी सुंदर लग रही थी। वैसे मानना पड़ेगा मेरे बेटे को, उसकी पसंद है बड़ी सुंदर, दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लगेगी। तो अगर आपका विचार यही है तो क्यों ना हम शादी का मुहूर्त भी निकाल दें। जी आंटी जी, अब हमारे देवर जी से भी कहाँ इंतजार होने वाला है। ये बात सही है, हमें भी स्वाति बड़ी पसंद आई है। हम 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त रखते हैं, जब तक दोनों परिवार शादी की तैयारियां भी कर देगा। जी ये सही रहेगा। चलिए इसी बात पर मुंह भी मीठा कीजिए। आंटी जी, मुंह तो मीठा आप बाद में कीजिएगा, पहले आप हमारे साथ खाना खाइए। मैंने आप सबके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। मोहित ने मुझे बताया था कि आपको अलग अलग प्रकार का खाना खाने का बड़ा शौक है। अच्छा, तुमने अपने हाथों से बनाया है, फिर तो खाना ही पड़ेगा। आइए ना, आप सब खाने की टेबल पर आइए। मैं ना अभी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। स्वाति सबको अपने साथ खाने की टेबल पर ले आती है, जहाँ उसने राजमा चावल, मशरूम की सब्जी, रायता, पापड़, आलू टिक्की चाट और गरम गरम रोटियां बनाई थी। अरे आंटी लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं, मैं आपके लिए एक और गरम रोटी ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है। तुमने सच में इतनी नरम रोटियां बनाई थी कि मैं 2-3 ज्यादा ही खा चुकी हूँ। ये सारा खाना हमारी स्वाति ने खुद अपने हाथों से बनाया है।
मोहित ने हमसे कहा तो था, लेकिन मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज जब तुम्हें सामने देखा तो मुझे यकीन हो गया। स्वाति, सच में खाना बड़ा ही स्वादिष्ट था। तुम मुझे इन मशरूम की रेसिपी दे सकती हो? आप रहने दीजिए भाभी, मैं ही आकर बना दूंगी। वैसे भी मोहित ने मुझे बताया है कि आपका हाथ खाने में बड़ा ही साफ है। हाँ दिव्या बहू, अब तुम रसोई की चिंता तो छोड़ ही दो। अब तो रसोई की रानी आने वाली है हमारे घर में, स्वयं अन्नपूर्णा है ये तो। आज तो मैं बड़ी खुश हूँ स्वाति। यहाँ मैं तुझे 11,000 का नेक देना चाहती हूँ। स्वाति सबके सामने दिव्या को उसकी रसोई के लिए ताना मार देती है, लेकिन दिव्या पलटकर कुछ नहीं कहती। 11,000 का नेक मिलने के बाद स्वाति तो ऐसे इतरा रही थी जैसे उसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया था। अभी तो आई भी नहीं इस घर में और अभी से रसोई की रानी बन गई। वाह! अरे अब इतना अच्छा खाना बनाया था तो माँ ने कह दिया, इसमें क्या हो गया? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं जानती हूँ कि वो अच्छा खाना बनाती है, लेकिन यूँ दूसरों को नीचे दिखाना तो सही बात नहीं है ना। मेरे हिसाब से ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। होता है, अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं और तुम हो के उसे जल रही हो। मैं जल रही हूँ? कुछ भी। उसने मुझे ताना मारा सबके सामने, वो किसी को नहीं दिख रहा। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम बड़ी हो और इस घर में तुमने सबसे ज्यादा समय बिताया है, इसलिए तुम्हें बड़े होने का फर्ज निभाना है। वो घर में आएगी तो अपने आप समझ जाएगी। हाँ ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। मैं बड़ी हूँ तो मुझे समझदारी दिखानी होगी ना। ये हुई ना बात, कितनी समझदार है मेरी पत्नी। दिव्या को बुरा तो लगा था, लेकिन उसने बड़पन दिखाते हुए दिल को बिल्कुल साफ कर दिया और लग गई अपने देवर मोहित की शादी की तैयारियों में, और बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी भी करवाई। सारे मेहमान बड़े ही खुश थे शादी में आकर, सुख से शादी हो गई। हाँ माँ जी, मोहित की शादी में आकर तो सब लोग बड़े ही खुश हो गए, और हमारी स्वाति बहू को देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो गए। मैंने तो सबको कह दिया कि सबको शादी के बाद आना है मेरे बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। हाँ हाँ जरूर माँ जी, मैं सबके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि सब लोग याद रखेंगे कि आपकी बहू ने खाना बनाया था। वैसे भी भाभी ने तो ये मौका आपको दिया नहीं होगा ना कभी। हाँ, दिव्या खाना ज्यादा अच्छा नहीं बनाती, लेकिन उसने घर आए मेहमान की सेवा और चाकरी में कभी कोई कमी नहीं रखी, इसीलिए तो सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार भी शादी में सब कह रहे थे कि कितना काम करती है दिव्या बहू। माँ जी, आप ना सच भी बहुत अच्छी हैं। नहीं तो भाभी जैसा खाना बनाती है वैसा अगर कोई सास खाती ना तो बहू को घर से ही निकाल देती। अरे इतना भी बुरा नहीं बनाती है दिव्या बहू खाना। हाँ, इतना भी बुरा नहीं बनाती हूँ मैं खाना देवरानी जी, जितना आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। अरे आप तो बुरा मान गई भाभी जी, मैं तो मजाक कर रही थी बस। सब समझती हूँ क्या मजाक है और क्या ताना। अरे चलो चलो, शादी की भाग दौड़ में सब लोग थक गए, अभी सो जाते हैं। कल स्वाति बहू की पहली रसोई है। जी माँ जी, मैंने तो मेनू भी तैयार कर लिया है कि कल मैं क्या क्या बनाऊंगी। अच्छा चलो, अच्छा है, अभी जाओ सब लोग सो जाओ। घर में आते ही देवरानी ने दिव्या को नीचे दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे अब दिव्या को समझ में आ गया था कि स्वाति को अपने खाना बनाने के ऊपर कितना घमंड है। थोड़ा सा अच्छा खाना क्या बना लेती है, मुझे हर बात पर नीचे दिखाने के लिए तैयार रहती है, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मुझे भी पता है कि वो सच में बेहतर खाना बनाती है। लेकिन मैं इसे हार नहीं मान सकती। कल मैं उसे ऐसी चीजें बनाने को कहूंगी जो बहुत मुश्किल होगी, फिर उसे पता चलेगा कि किसी को नीचे दिखाना क्या होता है। जहाँ स्वाति कोई मौका नहीं छोड़ रही थी दिव्या को ताने मारने का, वहीं हमारी दिव्या भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने भी स्वाति पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। अरे देवरानी जी, आप इस घर में आई हैं तो हमें बताने दीजिए हमारी पसंद कि हम क्या खाना चाहते हैं। हैं? क्यों माँ जी? वैसे आप भी कहती है ना मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, तो आप ही कुछ अलग सा बना दीजिए। अरे भाभी, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ अपने खाने के बारे में। आप बस बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ दिव्या बहू, बता दे तुझे क्या दिल है खाने का, तेरी देवरानी बना देगी। आज तुम अमृतसरी काली मखनी दाल बना लो। अरे स्वाति बहू, ये तुझे आता है क्या बनाना? माँ जी, आपने मुझे दिव्या भाभी समझ रखा है क्या? आप लोग बैठिए, मैं थोड़ी देर में अमृतसरी काली मखनी दाल बनाकर लाती हूँ, वो भी नान के साथ। आपने इतनी अच्छी दाल कभी नहीं खाई होगी। दिव्या ने ढूंढ ढूंढ कर स्वाति को बड़ा ही मुश्किल काम दिया था, लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि स्वाति उसे पूरा कर लेगी। उसने थोड़ी ही देर में सच में अमृतसरी काली दाल बना दी, जिसकी खुशबू तो पड़ोस की गलियों तक जा रही थी।
अरे स्वाति बहू, अभी तक तो गली के 10 लोग आकर पूछ चुके हैं आपके घर में हलवाई खाना बना रहा है क्या? इतनी अच्छी खुशबू तो आपके घर से कभी नहीं आई। अरे माँ जी, आज तक मैं जो नहीं थी इस घर में, लेकिन अब आ गई हूँ ना, अभी तो मेरे ही चर्चे होंगे। एक तेरे और एक आयंगर अन्ना के चर्चे होते रहते हैं इस गली में। ये कौन है? अरे तुम इन्हें नहीं जानती, ये इस गली की सबसे मशहूर सांभर चावल बेचने वाली है। इनके चर्चे तो इतने हैं कि लोग बाहर से इनके सांभर चावल खाने आते हैं। अरे सच में, जब इन्होंने पहला यहाँ ढाबा खोला था किसी को नहीं पता था कि सांभर चावल भी कोई खा सकता है। लेकिन जिसने भी इनके सांभर चावल एक बार खा लिए ना, वो उसको भूलता नहीं था। लगता है आप लोगों को उनके सांभर चावल बड़े ही पसंद है। अरे पसंद थे। क्यों अभी नहीं है? अरे उन्होंने अब यहाँ से ढाबा बंद कर दिया और अपने गांव चले गए, लेकिन आज भी उनके सांभर चावल की खुशबू आहा हा हमारी जुबान पर है। काश कोई फिर से खिला दे वो सांभर चावल हमें। आज सच में अगर कोई खिला दे तो मैं तो समझूंगा कि उससे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। अरे आप लोग चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। आज से पहले आप लोगों को शायद खाने का सुख नहीं मिला होगा, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। आपकी सांभर चावल खाने की इच्छा मैं पूरा करूंगी। जितना तुम समझ रही हो ना, उतना आसान नहीं है सांभर चावल को बनाना। भाभी, आपकी मुझसे ना खाने की बात सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सांभर चावल ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। सिर्फ सांभर चावल नहीं है, सांभर बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मैंने बनाया है, मुझे पता है। मैं अक्सर अपने मायके में बनाती थी। और उस सांभर चावल को खाता कौन था? शायद पक्के लिए खाती होंगी। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपकी माँ ने ही शादी में कहा था कि आपकी बस जुबान लंबी है, खाने में हाथ बड़ा ही तंग है। अरे ये तो मैंने मजाक में कहा था, छोड़ इस बात को। नहीं, एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों सांभर चावल बनाते हैं, फिर देखते हैं कि किसके हाथ में कितना स्वाद है। मुझे मंजूर है, बस आप हारने के बाद रोइएगा मत भाभी। दिव्या ने जोश में आकर चैलेंज तो ले लिया था, लेकिन अब उसे सांभर में क्या डालना है वो भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। अरे मैंने कह तो दिया कि मैं बना दूंगी, लेकिन अब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। इसमें इमली का पानी पड़ता है या कुछ और डालती थी। मैं यहाँ सोच रही हूँ और अभी तक तो उस स्वाति ने बना भी दिया होगा। सांभर चावल बनाने में कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही मेरी जेठानी ने पंगा ले लिया, वो भी सांभर चावल के ऊपर। अब पछता रही होंगी। खाने का वक्त हो चुका था, सब लोग टेबल पर आ चुके थे और दिव्या और स्वाति का इंतजार कर रहे थे। स्वाति के चेहरे पर जहाँ खुशी साफ दिखाई दे रही थी, वहाँ दिव्या का चेहरा अभी भी कुछ शांत सा था। ये लीजिए आपकी पसंद के सांभर चावल। आज के बाद किसी को जब भी सांभर चावल खाना हो तो मुझे कह सकता है, बिना झिझक के। लाओ लाओ, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। अरे लाओ, मैं परोस देती हूँ। सब लोग स्वाति के बनाए हुए सांभर चावल को खाते हैं, लेकिन उन्हें वैसा स्वाद नहीं आता जैसा उन्होंने सोचा था। ये अच्छा है, लेकिन वैसे नहीं है जैसा अन्ना बनाया करते थे। हाँ स्वाति, उसमें ना वैसा वाला स्वाद बिल्कुल भी नहीं है। आप दिव्या बहू के सांभर चावल चख लेते हैं। माँ जी, आपको लगता है कि जो स्वाद मैं नहीं बना पाई वो भाभी ने बनाया होगा? अरे लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है तो हमें खाना तो चाहिए। हाँ लाओ दिव्या, सांभर चावल परोसो हमें। दिव्या के बनाए सांभर चावल चखते ही कोई कुछ नहीं कहता, सब चुप हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि। भाभी, आपका हाथ कहाँ है? प्लीज मुझे दीजिए, मैं चुमना चाहता हूँ। अरे दिव्या, तुम नहीं जानती हो, ये सांभर चावल अन्ना से भी अच्छे हैं। अरे यहाँ दिव्या बहू, ये ले मेरे हीरो का हार। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा ये खाकर। ला और लेकर आ। मुझे भी दो। मुझे भी प्लीज और चाहिए। स्वाति सांभर चावल चक्कर देखती है तो वो भी अपनी उंगलियां चाटती रह जाती है। इसकी रेसिपी क्या है? तुम तो रहने दो देवरानी जी, अब तो मैं ही बनाऊंगी इस घर में हर बार सांभर चावल। हाँ हाँ स्वाति बहू, तू रहने दे और इस सांभर को ना जाकर रसोई में रख दे। दिव्या के सांभर चावल ने स्वाति को ये समझा दिया कि हर इंसान अलग होता है और उसकी काबिलियत भी, इसलिए किसी को नीचे दिखाने से पहले हमें उनकी अच्छाइयों को पहचान लेना चाहिए। मोनिका अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में बड़ा बेटा रजत और बहू पारुल और छोटा बेटा संजय और बेटी सोनिया रहा करते थे। ओहो माँ, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? देख लो, रजत भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या रे रजत,
क्यों परेशान कर रहा है अपनी छोटी बहन को? माँ मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और सोनिया कह रही है कि मुझे कॉलेज छोड़ के जाओ। हाँ माँ बताओ, इस पे क्या गलत कहा मैंने? भैया को जाना भी तो उसी रास्ते से है। बेटा देख, तेरी बाइक पे पेट्रोल तो उतना ही लगना है, जा ले जाना अपनी बहन को। माँ लेकिन मुझे आज जल्दी जाना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, एक बार के पेट्रोल के खर्चे में 2 लोग चले जाओगे, पैसा ही तो बचेगा। जा अब ले जा इसको। रजत ये सुनकर कुछ सोचता है और माँ से छुपाकर कुछ पैसे सोनिया को दे देता है। ये ले अब, और चुपचाप अपनी सहेली के साथ कॉलेज चली जा। भाभी के साथ ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ इसीलिए तो तुझे जाने को मना कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, माँ को तू संभाल लियो। अरे भैया पहले बता देते ना। रजत वहाँ से चला जाता है। तभी मोनिका कहती है, अरे कहाँ गया अब ये लड़का? माँ भैया चले गए, उनको कोई ज़रूरी काम था। अरे कोई नहीं ना, मैं चली जाऊंगी। हाँ तू चली तो जाएगी, लेकिन उसका क्या है जो पैसे बचते थे हैं, अब वो पानी की तरह बहा कर आएगी तू। अरे माँ आप चिंता मत करो, फालतू खर्चे नहीं होंगे, मैं छोड़ आऊँगा। और तू इसके कॉलेज किस काम से जा रहा है? अब कुछ नहीं माँ, पारुल को शॉपिंग करनी थी तो वहीं के एक मॉल में जा रहे हैं। हे भगवान, जब घर की लक्ष्मी ही घर में आग लगाने के काम करेगी तो बरकत कैसे होगी? अरे माँ ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अरे मॉल में कपड़े के दाम 10 गुना ज़्यादा होते हैं, ये जानते हुए भी अगर बहू मॉल से शॉपिंग करने जा रही है तो तेरे ही पैसों में आग लगा रही है ना। अजी रहने दो ना, मन भर गया अब शॉपिंग का। ऐसा कहकर पारुल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रमन जाकर पारुल से कहता है, पारुल देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। माँ ने 1-1 रुपया जोड़कर हमें बड़ा किया है, इसलिए वो पैसों के बारे में बहुत सोचती है। वो ठीक है, लेकिन इतना कंजूस होना भी तो ठीक नहीं होता। मैं माँ से बात करूँगा ना। रमन क्या, कोई भी मोनिका को कितना भी कह ले वो कंजूसी नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रजत अपनी माँ को नमिता के बारे में बता देता है। रजत और नमिता की शादी की बात करने नमिता के पापा मोहन मोनिका के घर आते हैं। भाई साहब, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। जी हमें भी मंजूर है, अब तो आप बस शादी की डेट निकलवा दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी को जो अपनी बाइक पे घुमाने के चक्कर में पेट्रोल उड़ाया है वो तो वापस कर देंगे ना। मोनिका की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी रमन हंसते हुए कहता है, वो माँ की मजाक करने की आदत है। अच्छा मजाक। कुछ ही दिन में रजत और नमिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद सभी पड़ोसन मुंह दिखाई के लिए मोनिका के घर आते हैं। अरे मोनिका बहन, बेटे की शादी तो कर दी, कोई पार्टी वार्टी ही दे देती, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेते। हाँ तुमने सही कहा रामा, मोनिका तो सूखे सूखे निकाल रही है बेटे की शादी करके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमारी बहू को ना पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, उसी ने मना कर दिया था, वरना मैंने तो बहुत शानदार पार्टी का सोचा था, लेकिन अब आजकल के बच्चों का क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हमें मत पता, हम सब जानते हैं किसने मना किया होगा पार्टी का। अब जल्दी से जाओ और बहू को ले आओ, मुँह दिखाई भी तो करनी है। हाँ बुला रही हूँ ना। अरे पारुल बहू, ज़रा नई बहू को तो ले आओ। पारुल नमिता को ले आती है और सभी पड़ोसन ने एक एक करके मुंह दिखाई करके शगुन नमिता के हाथ में देने लगती है। अरे वाह मोनिका, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढ कर ले आई है, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे बहू एक बात तो बता, तूने अपनी सास को पार्टी देने से क्यों मना कर दिया? भला हम भी नाच लेते तेरी शादी में, तूने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन आंटी जी, मैं क्यों भला मना करने लगी? अरे आंटी भाभी थक गई है, इसलिए उनको ना याद नहीं है। तेरी भाभी को याद नहीं है या तेरी माँ ने फिर एक बार कंजूसी कर ली पार्टी देने में। अरे काहे की कंजूसी, अभी मैं तुम सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ। इतने में ही पारुल मोनिका को आवाज़ देती है, माँ जी किचन में आइए ना, काम है। आप लोग बैठ के बात करो, मैं अभी आई। मोनिका किचन में आती है। माँ जी मीठे में रसगुल्ले हैं, वो ले जा रही हूँ। अरे पागल है क्या बहू, कम से कम थोड़ा हमारी इज्जत का भी सोचा करो। माँ जी आपको हो तो समोसे और कचौरी मंगा लूँ? अरे ये क्या बोल रही है, तू तो मुझे लुटवा के रहेगी। माँ जी आप ही बता दो क्या दूँ नाश्ते में? तुम बस चाय बना कर दे दो। पर माँ जी दूध नहीं है, चीनी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर से मत ला, वरना खाने के लिए भी लाना पड़ेगा। एक काम कर, मैं बाहर जा रही हूँ,
बाहर आकर बोल देना गैस खत्म हो गई है, ताकि मैं संभाल लूँगी। ऐसा कहकर मोनिका बाहर पड़ोसन के पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब पारुल आती है तो मोनिका कहती है, अरे बहू जल्दी से चाय ले आओ बेटा, कितना टाइम लगेगा? और माँ जी चाय तो बस बनाने वाली थी कि गैस खत्म हो गई, अब क्या करूँ? अरे कोई नहीं, एक काम कर, जाकर रमा बहन के घर पका ले चाय। अब जल्दी जा, देर मत कर। क्या रमा बहन, ऐतराज़ तो नहीं है ना? ठीक किया ना मैंने? जी मोनिका बहन, ठीक ही किया आपने। पता ही था मुझे कि इस कंजूस से पानी का गिलास तो दिया नहीं जाता, चाय क्या खाक पिलाएगी। एक नंबर की कंजूस है ये। पारुल खाली पतीला ले जाकर रमा के घर जाती है और उनका ही सामान इस्तेमाल करके चाय बनाकर ले आती है। अरे बहू कितनी देर कर दी तूने, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया कर। देख मेहमान कब से इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें अपने घर भी तो जाना होगा ना। अच्छा मोनिका, बात में करियो, पहले चाय तो पिला दे। पारुल सभी को चाय देती है और चाय पीते ही रमा कहती है, क्या बात है बड़ी बहू, तुम्हारे घर वही चाय पत्ती इस्तेमाल होती है जो हमारे घर है? नहीं आंटी, हमारे घर तो दूसरी चाय पत्ती। अरे बहू तू अंदर जाकर काम करना। रमा बहन जी, हम भी वही चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय बहुत कड़क बनती है ना। क्या हुआ भाभी, आप उखड़ी हुई क्यों हो? माँ ने फिर से कुछ किया क्या? देखो ना, माँ जी ने रमा आंटी के घर का सामान इस्तेमाल करके चाय उनके ही घर बनवाई। आंटी जी को अगर अभी मालूम हो जाता तो सभी के सामने कितनी बेइज्जती होती। सभी जानते हैं कि माँ जी बहुत कंजूस है, लेकिन आज उनकी ये आदत मेरी भी बेइज्जती करा देती। भाभी परेशान होने से क्या होगा, माँ किसी की सुनती है क्या? तभी बाहर बैठी औरतें मोनिका से कहती हैं, अरे मोनिका, अब कुछ मुंह मीठा तो करवा, ताकि हम सब भी अपने घर निकले। हाँ, और दिखा तो सही बहू के मायके से क्या क्या आया है मीठे में। अरे बहू के मायके से कुछ नहीं आया, मैंने तो लेने को ही मना कर दिया था ना। और तुम सबका मुंह तो मीठा हो ही गया है। हैं? हमारा मुंह कब मीठा किया तूने? अरे अभी चाय तो पिलाई थी सबको, उसमें भी तो मीठा था, तो हो गया ना मुंह मीठा। मोनिका की कंजूसी देखकर सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। माँ जी, आपने झूठ क्यों कहा कि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया? अगर झूठ नहीं बोलती ना तो ये औरतें बहुत चटोरी है, सब खा जाती और डकार भी नहीं लेती। लेकिन माँ ये सब खाने के लिए ही तो है, अगर वो सब खा भी लेती तो क्या दिक्कत थी? अच्छा तो तुम लोग क्या खाते? अब कम से कम इतना खाना है कि 4-5 दिन खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक तीर से 2 निशान लगा लिए मैंने। वो कैसे माँ? मैं बताता हूँ। पहला ये कि खाना लाने और बनाने में लगने वाला पैसा बच गया, और फालतू में कुछ भी पड़ोसियों को नहीं दिया, तो बचत ही बचत है ना माँ। हाँ हाँ, अब तुम लोग भी मुझे लालची और कंजूस बोलो, पूरी दुनिया तो बोलती है, अब तुम भी बोलो। अरे ये सब मैं अपने लिए नहीं करती, मैं तो अपना गुजारा 4 साड़ियों में भी कर लेती हूँ। आज तक जो भी किया है तुम सब के लिए किया है मैंने। अरे माँ गुस्सा क्यों कर रही हो, भैया तो मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और आस पास की पड़ोसन बैठकर बातें कर रही थी। अरे तुम्हें मालूम है, वो अपनी मोनिका बहन है ना, महा कंजूस है। उस दिन क्या बोला उसने कि बहू के मायके से कुछ नहीं आया। अरे मैंने खुद देखा था, टंकी भर भर के मीठा आया था। हाँ, लेकिन नाम के लिए भी उसने 1 लड्डू तक नहीं दिया। पता नहीं इतने सारे लड्डू का क्या करेगी, क्योंकि खा तो पाएगी नहीं। अरे कंजूसन है, क्या पता खा भी जाए। इतने में ही सामने से मोनिका इन सभी के पास आती है और मिठाई के 2 डब्बे देकर कहती है, अरे वाह, आप सभी एक साथ ही यहीं मिल गए। ये लो, बहू के मायके से आया है तो सोचा आपको भी दे दूं। हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे, आपको कितना ध्यान रहता है अपने पड़ोसियों का। अरे आप तो मेरा परिवार हो। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। मोनिका ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। कमला मिठाई का डब्बा खोलते खोलते कहती है, अरे हम लोग मोनिका बहन को कितना गलत समझ रहे थे, और वो देखो हम सबको 1 नहीं 2-2 मिठाई के डब्बे देकर गई है। हाँ तुम सही कह रही हो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। लाओ मुझे भी खिलाओ मिठाई। रमा कमला के डब्बे से मिठाई उठाकर खा लेती है और तुरंत ही ज़मीन पे थूक देती है। अब समझ में आया, आखिर इस कंजूसन ने इतनी सारी मिठाई क्यों दी। क्या हुआ, तुमने मिठाई ऐसे क्यों थोक दी? अगर ये मिठाई खा लेती ना तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मिठाई सड़ चुकी है, कीड़े पड़ गए हैं, तब ये हमें मिठाई बांट रही है। अब तो हमें मोनिका को सबक सिखाना ही होगा।
इससे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि कंजूस क्या होता है। मोनिका से नाराज होकर दोनों प्लान बनाती है और अगले दिन अपने घर किटी पार्टी रख लेती है और मोनिका के घर जाकर कहती हैं, मोनिका बहन, कल मेरे घर किटी पार्टी है। सुबह सुबह तो नाश्ता तुम मेरे यहाँ ही करना और अपनी बहुओं को भी ले आना, सबसे मिलवाना भी तो है। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर मोनिका अपनी बहुओं से कहती है, बहू, आज तुम हम तीनों का खाना मत बनाना। क्यों माँ जी, कोई व्रत है क्या? अरे नहीं बेटा, कमला आंटी के घर किटी पार्टी है, तो यहाँ क्यों खाना, सीधा उनके घर ही खाएंगे, अपने घर का खाना भी बच जाएगा। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी रेडी होकर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन अब तो जो भी खाऊंगी पार्टी में ही खाऊंगी। दोनों बहुएं ना चाहते हुए भी अपनी सास के साथ पार्टी में जाती हैं, जहां उनके आते ही रमा घर के मेन दरवाजे पे ताला लगा देती है। आज की पार्टी का थीम ये है कि जो भी आज सबसे पहले इस दरवाजे से बाहर गया, अगली पार्टी वो अपने घर पे देगा। चलो अच्छा है, आज पूरा दिन यहाँ रहूँगी और पेट भर के खाऊंगी और अगली पार्टी भी मुझे नहीं देनी पड़ेगी। थोड़ी देर तो सब ठीक चल रहा था, सभी नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन मोनिका से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे रमा बहन, खाना कब तक लग जाएगा, बोलो तो मैं मदद करवा दूँ। अरे नहीं नहीं, मेहमान हो आप तो मज़े करो, मैं देख कर आती हूँ खाना बनाने में कितना वक्त लगेगा। ऐसा कहकर रमा किचन में जाती है, जहाँ मोनिका के परिवार को छोड़कर बाकी सभी एक एक कर खाना खाने आ रहे थे। क्या हो गया रमा, अब तक तो भूख से बेहाल हो गई होगी मोनिका। हाँ, कुछ देर में अगर खाना नहीं मिला तो दरवाज़ा तोड़कर चली जाएगी अपने घर। अरे नहीं जाएगी, इतनी कंजूस है, अपने घर कभी भी पार्टी नहीं देगी, चाहे भूख से मर क्यों ना जाए। बात तो तुम सही कह रही हो, चलो देखते होता क्या है। और सुबह से दोपहर हो गई थी और अभी तक तीनों ने खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पिया था। भूख से परेशान मोनिका कमला से कहती है, कमला बहन, खाना बनाने में और कितना वक्त लगेगा? कौन सा खाना? अरे वही जो तुम बना रही थी। मैं कोई खाना नहीं बना रही थी, वैसे भी हम सब तो घर से खा कर आए हैं और खाने का इंतज़ाम तो रात का था, पार्टी में खाना तो रात को मिलेगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो, रात तक तो बिना खाए मैं मर जाऊंगी। तुम जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो, मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा तो खुल जाएगा, लेकिन अगली पार्टी तुम्हारे घर में होगी, मंजूर है ना? अरे ये कैसी बात हो गई, एक तो तुमने बताया नहीं कि पार्टी में खाना रात का है, मैं खाली पेट चली आई और अब तुम मुझे जाने भी नहीं दे रही हो। कैसे कंजूस हो तुम सब, जो मेरी परेशानी का फ़ायदा उठा रही हो। हम कंजूस? अरे बस भी करो मोनिका बहन, खराब लड्डू तुम हमें देकर गई थी, जिसको खाते ही कोई भी बीमार पड़ जाए। मीठा बोलकर चाय पिला दी और हम कंजूस है। आंटी जी, माना माँ जी ने गलत किया, लेकिन आप लोग अब उन्हें नीचा दिखाकर गलत कर रही हो। चलो माँ जी, यहाँ से हमें किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है। दोनों बहुएं अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। घर आती ही मोनिका गुस्से में कहती है, ये क्या किया तुम दोनों ने, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुम दोनों ने, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दोनों दुखी होकर चली जाती हैं। ये क्या दीदी, माँ जी उल्टा हमें ही सुना रही है। ये भी ना कुत्ते की दुम है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी कंजूसी ऐसे नहीं जाने वाली। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये कंजूसी वाली आदत छोड़ दे। अगले ही दिन मोनिका सुबह सुबह बहुओं से कहती है, ये लो सब्जी और पूरी, आज खाना मत बनाना, ये खा लेना सभी। जी माँ जी, भंडारे से लेकर आई हो आप ये सब्जी पूरी? अरे नहीं नहीं, किसी की 13वीं का खाना है तो मैं वहीं खा कर आई हूँ और तुम सबके लिए पैक करवा लिया, खा लो अब तुम लोग भी। पारुल ये देखकर चिढ़ जाती है कि किसी के मरे हुए का खाना उसकी सास खाने को लाई है। तभी उनके घर मोनिका के भाई और भाभी आते हैं। अरे बहू आओ, देखो मेरे भाई और भाभी आए हैं, तुम्हारे मामा मामी। पारुल और नमिता दोनों से मिलते हैं। पारुल बहू, एक काम करो, तुम कुछ मीठा ले आओ। पारुल पानी का ग्लास आधा भरकर और एक रसगुल्ले के 4 हिस्से करके सबके सामने रख देती है। बहू ये क्या है, रसगुल्ले फट गए हैं क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो आप ही कहती है ना, मेहमानों को ज़्यादा रसगुल्ले देंगे तो वो ज़्यादा खा लेंगे, तो मैंने एक ही रसगुल्ला दिया 4 हिस्से में, ताकि प्लेट भरी हुई लगे ना। हाँ बहू, प्लेट तो बहुत भरी हुई है। अच्छा इसको रहने दो, तुम जाकर कुछ गर्मा गर्म खाने को बना लाओ। पारुल वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद नमिता आवाज़ देती है, माँ जी खाना लग गया है, आ जाइए। मोनिका अपने भाई और भाभी को टेबल पर ले जाती है, जहाँ सामने खाना रखा था।
मोनिका का भाई चमचे से सब्जी उठाता है खाने के लिए तो चम्मच में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। ममिता ये कैसी सब्जी बनाई है, इसमें सिर्फ पानी है, आलू कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, ये वही सब्जी है जो आज आप सुबह किसी की तेरवी से लेकर आई थी ना, तो मैंने इसे ज़्यादा करने के लिए पानी मिला दिया। मोनिका तेरी बहू ये पागल हो गई क्या? तेरवी का खाना खिला रही है। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? हम तो वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करती हो, फालतू खर्चे बचाना। हाँ लेकिन कभी कभी इन खर्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं माँ जी कि बचत करना ठीक है लेकिन कंजूसी करना नहीं। आपने पहले तो किसी भी पड़ोसी को कोई मिठाई नहीं दी और उल्टा मना भी कर दिया, लेकिन अब जब मिठाई ख़राब हो गई तो आपने सबको दे दी। लेकिन अगर वो मिठाई से कोई बीमार पड़ जाता तो? अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि कंजूसी से कोई बचत नहीं होती है। शर्मा निवास के बाहर खड़ा वर्मा जी का परिवार आपस में फुसफुसा रहा था। जाते ही लड़की की खूबसूरती देखकर उसके पैरों में मत पड़ जाना। तो याद रखना कि हमें तेरे लिए बीवी नहीं, अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। घर से निकलकर यहाँ आने तक तुम ये बात 21वीं बार कह रही हो मम्मी। अरे बोल दिया ना भाई, नहीं गिरूंगा उसके पैरों पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी लार टपक रही है लड़की से शादी करने के लिए। मम्मी ये मत भूलो कि शादी करवाई जा रही है मेरी, मुझे करनी नहीं है। हाँ तो बस अंदर भी दिमाग में यही बात रखना कि तेरी शादी करवाई जा रही है। दरवाजे से अपने पति और बेटे के साथ सुषमा अंदर जाती है, जहां लड़की और परिवार वाले उनके स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। आइए आइए बहन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? विराजी विराजी। अरे नहीं जी, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। हमारा बेटा इतना होशियार है, 2 मिनट में एड्रेस ढूंढ लिया इसने फोन से निकाल के। तो बताइए सुरेश जी, क्या खातिर करूं मैं आपकी? अब तो हमें बस पानी पिला दीजिए। पानी क्यों? चाय नाश्ता 56 भोग सब खाइए आप तो। आज तो सब कुछ आप लोगों के पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। शिल्पा जरा बाहर आना बेटा, चाय नाश्ता लेकर। कांपती हुई हाथों में चाय का ट्रे पकड़े शिल्पा रसोई से बाहर आती है। खाना आती ही सुषमा और सुरेश खाने पर टूट पड़ते हैं। गुलाब जामुन नहीं है क्या नैना जी? अभी मंगवा देती हूँ भाभी, 2 मिनट दीजिए। लगता है मन से तैयारी नहीं की आप लोगों ने। खैर, जब तक गुलाब जामुन आ रहे हैं, निखिल तुम जाकर शिल्पा से बातें तो कर लो। वो क्या है ना बहन जी, दोनों खुद बातें कर ले तो अच्छा है, वरना बाद में कहा जाता है मम्मी तुमने जबरदस्ती शादी कर दी और हमारे पर बात आ जाती है। शिल्पा और निखिल बालकनी में जाकर बातें करने लगते हैं, जहां निखिल शिल्पा से कहता है, मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरा घर संभाल ले शिल्पा जी। वो तो लड़की संभालेगी ही, पर आपकी उस लड़की से कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो आपके साथ कैसी रहे कैसे नहीं? इन चीजों को सोचने के लिए मेरी माँ तो है ही शिल्पा जी। मुझे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माता पिता मेरे भाई बहनों को खुश रख सके, बस और कुछ नहीं। खास करके सभी के पेट का ख्याल रख सके। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इससे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। इसे बीवी नहीं काम वाली चाहिए। मैं मम्मी को मना कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। और शिल्पा यही करती है। वो अपनी माँ को जाकर सारी बातें बता देती है, पर अपनी बेटी की साइड ना लेकर नैना लड़के वालों की ही साइड लेती है। तू ना ये पढ़ाई का बुखार छोड़ दे, शादी के बाद कोई लड़का बीवी को नहीं पढ़ाता। तू क्या सोच रही है, कोई राजकुमार आएगा क्या तेरे लिए जो ये गाना गाएगा? तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ये ना पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। असल जिंदगी में रोटी ही सबसे जरूरी होती है। शादी करके जाओ और अपना घर बसाओ। और शिल्पा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी निखिल से कर दी जाती है। बहू बनकर अपने सपनों का गला घोटकर शिल्पा अपने ससुराल में अपना मन लगाने की कोशिश करती है। ऐसे भी जीवन में तो कोई काम बचा नहीं है, तो खाना बनाकर इनका दिल ही खुश कर देती हूँ। शिल्पा छोले भटूरे बनाकर सभी को नाश्ते में परोसती है। खाना कैसा है निखिल जी? पहले मम्मी से पूछ लो। अरे मैं तो क्या बोलूं बेटा, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि नाश्ते में क्या बनेगा। इतना ज्यादा तेल है इन पूरियों में कि मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। पर मैंने पापा जी से पूछा था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास तो छोले भटूरे खाती है, इसलिए मैंने छोले भटूरे बनाए। उम्र देख रही है अपने ससुर की, है 60 के ऊपर के है, कहाँ याद रहता है इन्हें कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और इस बार गलती ना हो इसलिए शिल्पा सीधा अपनी सास के पास चली जाती है और उनसे खाने के बारे में पूछती है।
तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे सारा राशन मैं ही हजम कर लेती हूँ। अरे तेरी ननद है, तेरा देवर है, तेरा पति है, उनसे पूछ। बच्चे जो कहेंगे मैं तो वही खा लूंगी, मुझे ये सब सोचना नहीं आता। जी मम्मी जी। शिल्पा सबसे पहले अब अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसे उसकी फरमाइश पूछती है। पुलाव और दाल तड़का, और तड़के में घी की स्मेल आनी चाहिए, ऐसी कि मजा आ जाए। हाँ। शिल्पा अपनी ननद की बात एक नोटपैड में लिख लेती है और फिर जाती है अपने देवर के पास। तड़का और राइस तो बन ही रहा है, अब दम आलू बना लो भाभी और रोटियां सेक लेना, बस हो जाएगा। और तुम्हारे भैया, उनसे कैसे पूछूं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। हो तो ऑफिस पे कभी फोन उठाते ही नहीं। यही बना दो भाभी, इसी में भैया खुश हो जाएंगे। और दोपहर से ही शिल्पा रात के डिनर की तैयारी करने में लग जाती है। सभी की बताए डिशेस का एक मेनू तैयार करके बिल्कुल वैसा ही खाना शिल्पा बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है, जिसे सभी चाव से खाने लगते हैं। सभी की आंखों में चमक देखकर शिल्पा बस खुश हो ही रही थी कि उसका ससुर कहता है, इतना सब कुछ किया है बहू, तो गुलाब जामुन भी रख देते। हाँ, तो काम तो अच्छा करती है, पर काम करने के बाद ना सब किए कराए पर पानी फेर देती है। मैंने तुझे कहा था ना बहू कि बच्चों की पसंद का खाना बना लेना, और तूने वही किया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खुद का दिमाग भी नहीं चलाएगी। मतलब मैं जो कहूंगी बस उतना ही करेगी तू। सॉरी मम्मी जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। और नोट पैड पर शिल्पा ये मेंशन कर देती है कि खाने के बाद गुलाब जामुन कंपलसरी है। अगले दिन सुबह सुबह सुषमा अपनी बहू से रसोई में आकर कहती है, देख बहू, रोज तू हमें जो भी सुखाबासी देती है खाना हम खा लेते हैं, पर आज ना मेरी सहेलियां आने वाली है, उनके सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। आप बता दीजिए ना मुझे क्या क्या बनाना है मम्मी जी। स्टार्टर्स चला देना, बेबी कॉर्न और पनीर चिली ड्राई। मेन कोर्स में राइस और पीली दाल, रोटी, 2 सब्जी और मीठे में हलवा। बस बहुत हो गया। पर इतना सब बनाने के बाद मुझे दोपहर का खाना बनाने का वक्त नहीं मिलेगा मम्मी जी। तो बाकी सब क्या खाएंगे, उनसे पूछ ले। हैं, मिला जुला करके परोस देना। शिल्पा इस बार कोई भूल नहीं करती और घर के एक एक मेंबर से मेनू डिस्कस करती है। हाँ भाभी, इतना काफ़ी है, मैं तो यही खा लूँगी, मेरे लिए कुछ अलग से मत बनाना। मुझे भी चल जाएगा भाभी। पापा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल? अरे नहीं नहीं बहू, इतना कुछ बना रही है तो मैं वही खा लूंगा। सभी से कंफर्मेशन लेने के बाद शिल्पा पूरा खाना 4 घंटे लगाकर तैयार करती है और जैसे ही सुषमा की सहेलियां आती हैं, शिल्पा स्टार्टर सर्व करना शुरू करती है। ये बाहर से मंगवाया क्या बहू? नहीं नहीं आंटी जी, ये सब तो मैंने घर पर बनाया है, पर सुनकर अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। अरे जा, बाकी घर के मेंबर को भी सर्व कर दे। स्टार्टर तो सभी को पसंद आता है, जिससे शिल्पा बड़ी खुश होती है। पर अब बारी थी मेन कोर्स की। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां खाने को देखते ही सूरज खाने की प्लेट छोड़कर उठ जाता है। ये क्या बात हुई देवर जी? ये क्या है भाभी? मुझे नूडल्स खाने का मन था। पर मैंने आपको बताया था कि मैं खाने में क्या बना रही हूँ, तब तो आपने हामी भरी थी। वो 4 घंटे पहले की बात थी भाभी। यहाँ 1 मिनट में लोग मर जाते हैं, घंटे भर में शादियां टूट जाती है और लोग किसी और के प्यार तक में पड़ जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि 4 घंटे पहले डिसाइड हुआ मेनू मुझे अभी भी राज आएगा? बात तो सूरज ठीक कह रहा है, एक बार और कंफर्म कर लेती बहू। नहीं सुषमा जी, आपको नहीं लगता ये दाल काली दाल होती तो सही रहता? अरे ध्यान रखा कर बहू। ये लोग अच्छा खाना खाने के लायक ही नहीं है। बस अब बहुत हुआ। अगली सुबह उठते ही रोज की तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश है शिल्पा को सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसे एक वेटर की तरह शिल्पा लिखती जाती है। पर किचन में जाकर न शिल्पा कढ़ाई चढ़ाती है न सब्जियां काटती है। बड़ी देर कर दी बहू, और कितनी देर? रसोई से शिल्पा हाथ में एक बॉल लेकर आती है और उसे सभी के बीच में रख देती है। इसमें है आप सभी की फरमाइश। इस छोटे से बॉल में? अरे क्या मजाक कर रही हो शिल्पा तुम? अरे आप एक बार ढक्कन तो हटाइए। निखिल जैसे ही बॉल का ढक्कन हटाता है तो देखता है कि अंदर एक निमंत्रण पत्र रखा हुआ है। ये तो किसी कीर्तन में 56 भोग के लिए आमंत्रण पत्र है। बिल्कुल सही समझे आप। निखिल जी, मैं दुनिया भर की कितनी भी डिशेस बना दूं, आप लोगों का मन नहीं भरता। मुझे पता है आप लोगों को मन की शांति अब 56 भोग ही दे सकती है, इसलिए आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया। अरे पर उस 56 भोग में नूडल्स होंगे क्या मम्मी? वही तो,
आप लोगों का पेट तो 56 भूख से भी ना भरे। एक काम करो ना प्रिया, जाकर ये पता कर लो कि आसपास कहीं भोज का खाना, शादी ब्याह की पार्टी या कहीं भी गरीबों के लिए खाना वितरण हो रहा है क्या। इतनी सारी जगह पर जा जाकर शायद तुम लोगों का मन भर जाए, क्योंकि अब से इस घर में मैं खाना नहीं बनाने वाली। 2 दिन तो सभी बड़ी ऐठ में बैठे रहते हैं, पर 2 दिन बीतते ही सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक शिल्पा ही तो है जो उनकी इतनी खातिर करती है, वरना रेस्टोरेंट में खाना यानी एक दिन के खाने में 1/4 कमाई गवा देना। शिल्पा, जो समझ में आए बना लो, हम खा लेंगे। आ गए ना होश ठिकाने। सुच्ची सहेली से कहती है, सारा दिन बैठी रहती है, न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ाती रहती है। पता नहीं क्यों इनका हाथ पैर घर के काम के लिए ही नहीं चलता। इनकी बेटी की सास तो सारा दिन लगी रहती है, घर का सारा काम करती है, उनके बच्चे देखती है, पढ़ाती है और न जाने क्या क्या करती है। अरे होती है कुछ औरतें, बस इंतजार करती रहती है कि कब बहू आए और कब बिस्तरा पकड़ो। वैसे तेरे ससुर क्या करते रहते हैं, उसी से काम कराया करना। अरे अब क्या बताऊं, सारा दिन अखबार ही पढ़ते हैं, न जाने कौन सी PhD पूरी नहीं हुई है जो पूरा करके मानेंगे। वहीं कमरे में बैठे सुची के ससुर, सारा दिन कमरे में बैठे बैठे लगता है कि अब भगवान ही बुला ले। मन नहीं लगता, कमरे से बाहर निकल नहीं सकते, न खाने को कोई पूछता है न चाय को। पता नहीं कैसी बहू ले आया है समीर। सास जो मानसिक रूप से परेशान थी, रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं, निकाल देगी तो कहाँ जाएंगे। अरे गांव चलकर रहेंगे, वहां तुम भी खुश रहोगी। अरे कम से कम सम्मान से तो जिएंगे। तभी सुच्ची की आवाज आती है, समीर चाय बना लो अपने मम्मी पापा के लिए, नौकरानी नहीं बनाएगी, उसके पास और भी काम है। चलो मैं शाम की चाय बना लाती हूँ। सास किचन में जाती है तो वो 4 बर्तन है ना माँ जी, मांज लीजिएगा, और ये कल की चावल है, तल कर खा लेना दोनों। हाँ बहू, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन ये ताजे चावल बने तो हैं। वो मेरे लिए और इनके लिए हैं। नौकरानी को भी बासी चावल अच्छे नहीं लगते, आप वो खा लीजिएगा, ठीक है। सीधी सी सास बेचारी क्या कहती, लेकिन ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। अरे क्यों खा ले हम पुराने चावल, क्यों बासी खाना हम लोगों के लिए और ताजा तुम्हारे लिए हैं? ये बोल कर लाए थे क्या गांव से यहाँ? जब पैसों की जरूरत थी तब तो बड़ा पापा जी करती थी। अरे चुप हो जाइए, जाने दीजिए, कुछ मत बोलिए, चलिए कमरे में। शाम को बेटा आता है तो बहू उस पर टूट पड़ती है, जितना करो तुम्हारे माँ बाप के लिए उतना ही सर पर चढ़ रहे हैं। अरे कमला को कह रहे हैं बासी चावल खाने को, पता है ना नौकरानी चली गई तो कौन काम करेगा। अरे मेरे बस की नहीं है काम करना। अरे मैं खा लूंगा यार बासी चावल, ये क्या छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं ये लोग, घर की शांति की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। बेटे की बात सुनकर पिता को दुख होता है, वो घर छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे कार से आती बेटी मिल जाती है। क्या बात है पापा, कहाँ जा रहे हैं? बेटा जरा वो मैं। बेटी को पिता के आंख के आंसू दिख जाते हैं, वो उन्हें कार में बिठाकर घर ले जाती है। रास्ते में पिता बेटी को सारी बात बता देते हैं। बेटी का मन तो करता है कि वो घर जाकर भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन पिता मना कर देते हैं। पिता वापस घर आ जाते हैं। उधर बेटी से रहा नहीं जाता और वो सास के साथ अपने मायके आ जाती है। अरे आइए आइए आंटी जी, भगवान सबको आपके जैसी सास दे। मैं तो कहती हूँ मिनी बड़ी भाग्यशाली है जिसे आपके जैसी सास मिली। सुच्ची के सास ससुर भी आते हैं। बेटी की सास का सभी स्वागत करते हैं कि अरे वो मेरे घुटनों में दर्द था तो बहुत जिद करके ले आई। हाँ वो पता है ना मिन्नी को कि आप बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा। आप तो पूरा घर संभाल लेती हैं। ऐसी सास होना बहुत ही किस्मत की बात है। शुक्रिया बेटा। मिन्नी का तो मन करता है कि वो भाभी को अच्छे से सुना दे, लेकिन कुछ नहीं कहती। सास के सामने वो कोई तमाशा करना ठीक नहीं समझती। अरे मिन्नी, घर पर तो सास सारा काम करती है, कम से कम मायके में ही कुछ कर दिया कर। क्यों भाई, तुम लोगों के घर आए हैं और लड़की मायके में भी काम करेगी, ये तो ठीक नहीं है। बैठ मिन्नी बहू, मायके आई है तो भाभी चाय बनाएगी। जाओ सुच्ची चाय लेकर आओ। ओहो,
सुच्ची को पहली बार किसी ने ऑर्डर दिया था। सुच्ची बड़बड़ करती किचन में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद, देख रहे हैं आप लोग, आपकी बेटी जो ससुराल में कुछ नहीं करती, सारा दिन पड़ी रहती है, उसकी सास भी उसकी बुराई नहीं करती, लेकिन आप जिनके लिए मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, हर जगह जा जाकर मेरी बुराई करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम कहाँ कुछ बोलते हैं। इतना ही डर है तो अच्छे से रहा करो ना। सुबह उठकर इस घर में कोई नहीं है जो एक कप चाय पूछे। सास खाना बनाए तो हम दोनों खा लेते हैं, नहीं तो रहते भूखे। नौकरानी सबका खाना बनाती है तो हम लोगों का क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि वो मेरे लिए है, मुझे आराम देने के लिए। आप लोगों से लड़ लड़कर मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ससुर बेचारे क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, बेशर्मों के तो मुंह नहीं लगना चाहिए। न जाने क्या मोती दान किया था बेटी को, जो ऐसी सास मिली जो पूरा घर का काम करती है। यहाँ इन लोगों से तो हिला भी नहीं जाता। बहू बोले जा रही थी, सास चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगती है कि उसके हाथ से एक कांच की प्लेट गिर जाती है। बस फिर क्या था, बहू उनको इतनी खरी खोटी सुनाती है कि बेचारे कमरे में ही बंद हो जाते हैं। उन लोगों को अब बहू से डर लगने लगता है। फिर एक रोज मिन्नी कहती है, माँ पापा, बेटे का जन्मदिन है। वैसे तो मना नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के लोगों को बुलाया है, आप भी आइएगा। सुच्ची भी ननद के घर जाती है, जहाँ खाने के टेबल पर, वाह आंटी जी, कितनी अच्छी सब्जी, रायता, सलाद, किसने बनाया है ये सब? मैंने सब्जी बनाई है, रायता मिन्नी ने। देखा देखा, सारा खाना सास ने बनाया है और एक आप हैं। सुच्ची सास को ताने देती है, जिसे मिन्नी की सास सुन लेती है। मिन्नी को तो मैंने साफ बोल दिया है, रोटी पराठा मुझसे नहीं बनता। वैसे भी मेरी बहू तो लाखों में एक है, मुझे कुछ भी होता है तो परेशान हो जाती है। सुबह की चाय से लेकर खाने पीने और घर में क्या खर्च होगा, किसे कहाँ खर्चा देना है, सारी इजाजत मुझसे ली जाती है। वैसे सुच्ची, मैं काम करती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत भी है, तो ये तो गिव एंड टेक का रिश्ता है, समझ रही हो ना? सुच्ची को अब समझ में आ जाता है कि उसकी मिन्नी की सास का इशारा किस और है। हाँ आंटी, ये तो हम लोगों के संस्कार है जो हमारे माता पिता ने दिए हैं, बड़ों की इज्जत और उनका सम्मान। सुच्ची, मुझे लगता है तुम्हें भी मिन्नी के घर रहकर उससे कुछ सीखना चाहिए। सुच्ची को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करती। शांति से खाना खाकर घर आ जाती है, पर उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। ऐसी ही है हमारी शीतल जी, जिनसे खुद कोई काम जब ठीक से ना हो तो गलती उनकी नहीं, ना 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 ना, बल्कि उस काम की है। अब शादी से पहले तो उसके मायके वालों ने उसकी इस आदत को अपनी बेटी समझकर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब शीतल जी आ गई हैं अपने ससुराल में, और ससुराल में तो बहू की गलतियों पर किस तरह ध्यान दिया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या ससुराल आती ही शीतल अपनी ये आदत सुधार लेती है, या फिर उसे सुधारने के लिए उसके ससुराल वालों को ही कुछ तिकड़म लगानी पड़ती है। हे भगवान, क्या सुबह सुबह हर रोज ये घर की साफ सफाई का काम आ जाता है। जब मैं घर में नहीं आई थी तो अच्छा भला काम करने के लिए मेड रखी हुई थी, लेकिन मेरे आते ही घर से मेड को निकाल दिया। पता नहीं ये मुझे घर में बहू बनाकर लेकर आए हैं या काम वाली। जब देखो तब कभी ये काम कभी वो काम। आज तो पूरे ड्राइंग रूम की अच्छी तरह सफाई करनी है। चल शीतल चल, जल्दी से लग जा काम पर, ऐसे बैठकर नहीं चलेगा। वैसे शीतल की ये बातें सुनकर आपको लग रहा होगा, आहा कितना काम करती है ये शीतल, पर नहीं जी, वो ऐसी नहीं है। शीतल डस्टिंग के लिए कपड़ा उठाकर जल्दी जल्दी से सारी सफाई करने के चक्कर में इतनी तेज तेज हाथ चलाती है कि इस चक्कर में उसके हाथ से उसकी सासू माँ का फेवरेट वैज नीचे गिर कर टूट जाता है। अरे क्या हो गया बहू, ये इतनी तेज आवाज किस चीज की थी? आवाज? कैसी आवाज? अच्छा हाँ, वो आवाज, वो ना इस वाज की थी, यहाँ पर रखा था, टूट गया, और कुछ नहीं। क्या मम्मी, ये आपका फेवरेट वाज था, लेकिन भाभी ये कैसे टूट गया? यहाँ पर तो आप सफाई कर रही थी, कहीं सफाई करते हुए तो नहीं टूट गया? अरे मेरे सफाई करने की वजह से ये कैसे टूट सकता है? वो तो ये सफाई करते हुए बीच में रखा हुआ था। आपको पता है ना, सफाई करते हुए कोई सामान बीच में रखा हो तो वो गिर कर टूटता ही है। पता नहीं किसने इसे यहाँ पर रखा था, अगर वो यहाँ पर नहीं रखा होता तो कभी गिर कर टूटता नहीं। लेकिन भाभी
वैस तो हमेशा यहीं पर रखा रहता है और आपने ही तो इसे यहाँ पर रखा था। क्या? मैंने नहीं तो, मैंने इसे यहाँ पर नहीं रखा। मुझे लगता है तुमने इसे यहाँ पर रखा था। अब तुम्हें डांट ना पड़े इसलिए तुम सारी बात घुमाकर मुझ पर ला रही हो ना। लेकिन माँ जी बहुत समझदार हैं, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी, है ना माँ जी? अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, इसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा। अरे कोई नहीं बेटा, तू जानती तो है। अच्छा बहू, ये टूट गया तो टूट गया, छोड़ इसे अब। शाम के समय बहू एक काम कर, आज खाने में सबके लिए दाल चावल रोटी और आलू गोभी की भुजिया बना ले। बहुत दिन से चटपटा खाना खाकर जी ऊब सा गया है। ठीक है माँ जी। शीतल खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। अरे क्या बात है सुधा, अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? बहू तो 2 घंटे पहले ही खाना बनाने गई थी, अब तो 2 घंटे के भी 3 घंटे होने वाले हैं। ऐसा बहू क्या बना रही है जो अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? अब पता नहीं जी, मैंने तो इसे आज कुछ बनाने को बोला भी नहीं, जो इसे खाना बनाने में इतना समय लग रहा है। भगवान जाने ये रसोई में ऐसा क्या कर रही है। अरे अभी तक शीतल ने खाना नहीं लगाया क्या? आज तो निशा भी ऑफिस से आ गई लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। क्या अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज ऑफिस में कितना काम था, ठीक से लंच भी नहीं किया मैंने। शीतल, अरे ऐसा क्या बना रही हो भाई? सबके पेट में यहाँ भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। जल्दी से खाना लेकर आओ प्लीज। अरे हाँ बस ला रही हूँ। ये लीजिए, आ गया खाना। हाँ भाभी प्लीज़ जल्दी से दे दो, इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। हाँ हाँ तुम बैठ जाओ, मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। शीतल सबकी प्लेट में खाना सर्व करती है, लेकिन सब लोग जैसे ही खाना खाते हैं, भाभी क्या है ये? ये क्या बना दिया बहू, इतना नमक? अरे तुमने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी डाल दी है? ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने के खाने का नमक तुमने आज के खाने में एक ही बार में डाल दिया है। हाँ शीतल, नमक अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता तो समझ में भी आता, लेकिन तुमने इतना ज़्यादा नमक ऐसे कैसे डाल दिया? पूरा का पूरा डब्बा उठाकर नमक डाल रही थी क्या सब्जी के अंदर? अरे अब सब्जी में नमक डालने के लिए डब्बे में ही तो नमक होता है, तो डब्बे से ही नमक डालूंगी ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। आजकल नमक ही ऐसा आता है कि थोड़ा सा कम डालो तो सब्जी फीकी रहती है और थोड़ा सा ज़्यादा डालो तो सब्जी बिल्कुल ही कड़वी हो जाती है। अच्छा, मतलब इसमें गलती नमक की है, तुम्हारी नहीं? और नहीं तो क्या। और वैसे भी मैं तो सब्जी में हर रोज़ एक जितना ही नमक डालती हूँ। अब आप ही बताइए, जब आज भी मैंने उतना ही नमक डाला तो फिर नमक अपने आप तेज़ कैसे हो गया? हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गड़बड़ी नमक में है। बेटा नमक तक तो बात फिर भी समझ में आ रही है, लेकिन आज की सारी रोटियों को क्या हो गया? रोटियां भी अपने आप जल गई क्या बेटा? मुझे पता था आप मुझसे ये बात पूछोगे मम्मी जी। अरे ये सिलेंडर, जब से हमने ये नया सिलेंडर लगाया है ना, तब से गैस इतनी ज़्यादा तेज़ चलती है कि खाना बार बार जल जाता है। वो तो खाना बनाने में मेरा हाथ थोड़ा तेज़ चलता है, वरना रोटियां ऐसी भी नहीं बनती। अरे वो तो मैं हूँ जो ऐसे सिलेंडर के साथ रोटी बना रही हूँ। अगर कोई और होता ना तो पूरी की पूरी रोटियां काली हो जाती। वाह बेटा, जब सिलेंडर की वजह से गैस तेज़ चल रही थी तो तू अपने प्यारे प्यारे हाथों से गैस को थोड़ा धीमा कर लेती हैं। गैस में तो धीमे और तेज़ करने का ऑप्शन होता है ना बेटा। अरे मम्मी जी, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जितनी बार भी गैस को धीमा कर रही थी वो अपने आप तेज़ हो रही थी। देखिए मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, अब आप इसमें कमियां तो मत निकालिए वरना मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन अगर हमने ये खाना खा लिया तो हमारी ज़बान को ज़रूर लकवा लग जाएगा। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी और को खाना है तो बता दो भाई। अरे बेटा, घर में जैसा खाना बनाया उसके बाद ये कोई पूछने वाली बात है क्या? हम में से तो कोई भी ये खाना नहीं खा पाएगा, तो सबके लिए ही बाहर से खाना मंगा ले बेटा। अरे जब आप लोगों को बाहर से खाना ही मंगवाना था तो मुझसे खाना बनवाया क्यों? मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया ना। कोई बात नहीं शीतल, एक काम करो, तुम ना खाना बनाने से एक दिन की छुट्टी ले लेना, तो तुम्हारी आज की खाना बनाने की मेहनत कंपनसेट हो जाएगी, है ना? अच्छा ठीक है। अब आप सबके लिए बाहर से खाना मंगवा रहे हो तो मेरे लिए भी मंगवा लो। मैं अकेले ही खाना क्यों खाऊं, है ना? सब बाहर से खा रहे हैं तो मैं भी वही खाऊंगी। अगले दिन, भाभी सॉरी आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी ना मेरे बॉस का फ़ोन आया था। ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं तो अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। अगर मैं अभी अपने कपड़ों पर प्रेस करने बैठा तो बहुत लेट हो जाऊँगा। आप प्लीज़ मेरे लिए कपड़ों पर प्रेस कर दो ना। अरे लेकिन प्लीज़ भाभी, अगर मुझे पता होता कि ऑफिस जाना पड़ेगा तो मैं पहले ही कपड़े तैयार करके रख लेता। प्लीज़ प्लीज़, आज का दिन। ठीक है,
थैंक यू भाभी। पता नहीं इन सब लोगों ने मुझे आखिर समझ क्या रखा है, जब देखो तब मुझे कोई ना कोई काम बताते रहते हैं। आप इसके कपड़ों पर प्रेस करो। शीतल बेमन से ध्रुव के कपड़ों पर प्रेस करती है। तभी उसे बालकनी से एक गाने की आवाज़ सुनाई देती है। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। इसे सुनकर ना मेरा डांस करने का मन कर रहा है। पहली बार मैंने और रवि जी ने इसी गाने पर तो डांस किया था। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। गाने पर डांस करने के चक्कर में शीतल जी ये भूल जाती है कि वो कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, और वो प्रेस को ध्रुव की शर्ट पर रखकर भूल जाती है और अपनी ही धुन में मगन होकर डांस करने लगती है। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? जलने की स्मेल से ध्रुव के साथ साथ सुधा और किशन भी वहां पर आते हैं। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है बहू? भाभी मेरी शर्ट। ये तो जल गई। हाँ ये जल गई, प्रेस हटाइए। शीतल जल्दी से प्रेस को बंद करके वहां से हटाती है। अरे भाभी ये क्या किया आपने? मैंने आपको अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे और आपने प्रेस मेरी शर्ट के ऊपर रखकर डांस करने लगी आप। मेरी पूरी की पूरी शर्ट जल गई, बिल्कुल नई थी और मेरे लिए कितनी खास थी। नेहा ने गिफ्ट की थी मुझे। नेहा? ये नेहा कौन है? नेहा नेहा नहीं, नई नई शर्ट बोला मैंने। तुम भी ना माँ कुछ भी सुनती हो। अरे ये सब छोड़ो, लेकिन अब मैं इस शर्ट का क्या करूं? भाभी आपको डांस ही करना था तो शर्ट को प्रेस करने की बात कर लेती या फिर प्रेस को बंद ही कर देती। आपके चक्कर में मेरी नई की नई शर्ट जल गई। अरे भाई देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता बाहर किसने ये गाना चलाया। अब मैं जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मुझे डांस करने का मन कर जाता है। पड़ोसियों को ये गाना चलाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर वो ये गाना चलाते नहीं तो मेरा डांस करने का मन होता नहीं और तुम्हारी शर्ट कभी जलती नहीं। वाह, गलती निकाली भी तो किसकी? पड़ोसी की, जिसने वो गाना चलाया। अरे अगर गलती उसकी नहीं है तो और किसकी है? हाँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि प्रेस वाले ऐसी प्रेस बनाते ही क्यों हैं जिनसे किसी के कपड़े जल जाए। मैं ना सही बता रही हूँ, मैं ना इन प्रेस की कंपनी वालों पर केस कर दूंगी। इनकी वजह से आज तुम्हारी शर्ट जल गई। एक मिनट, शर्ट पड़ोसी की वजह से जली है या प्रेस की कंपनी वालों की वजह से? अरे क्या आप भी इसकी बातों को सुनकर इसी की तरह बातें करने लग गए? और तुझसे अपने कपड़े खुद प्रेस नहीं होते क्या? हाँ, जानबूझकर ओखली में सर देना जरूरी है क्या? क्या? अरे क्या क्या छोड़ो भाभी, मेरी ही गलती है। अपना काम हमेशा खुद ही करना चाहिए। शीतल की इस आदत से अब सब लोग परेशान हो चुके थे। वो गलती खुद करती थी, लेकिन उसका इल्ज़ाम वो कैसे दूसरों पर लगाती थी वो तो आप जान ही गए होंगे। अब उसकी इस आदत को सुधारने के लिए घर वालों ने भी कुछ सोचा। बहू की इन आदतों से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। कोई भी काम ठीक से नहीं करती और जब कुछ बोलने जाओ तो बोलती है चावल अच्छे नहीं थे इसलिए सारे जल गए, ये ऐसा नहीं था तो ऐसा हो गया। माँ मेरे पास ना एक आइडिया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसे को तैसा और लोहे को लोहा काटता है। क्यों ना हम भी भाभी के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाए, तो पक्की बात है कि वो सुधर जाएंगी। वैसे बात तो छोटी है लेकिन बिल्कुल ठीक है। आप तैयार हो ना भैया? अरे बिल्कुल, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा तो मैं उसके आदतों से परेशान हूँ। तो फिर ये प्लान डन। अगले दिन, अरे माँ जी, मैंने बाथरूम में धोने के लिए कपड़े इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन अब तो बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। आपने बाथरूम से कपड़े उठाकर कहीं रखे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, वो आज निशा की ऑफिस की छुट्टी थी ना, तो उसने बोला भाभी की मदद करने के लिए आज मैं कपड़े धो देती हूँ, तो वो छत पर कपड़े धोने गई है। अच्छा ठीक है माँ जी। अब आएगा मज़ा। अब इस रेड शर्ट से भाभी का वाइट कुर्ता बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। निशा सारे कपड़ों को छत पर सूखने के लिए डाल देती है, लेकिन शाम को जब शीतल अपने कुर्ते का हाल देखती है तो अपना कुर्ता लेकर जल्दी से निशा के पास हॉल में जाती है। अरे निशा, ये क्या किया तुमने? आज तुमने कपड़े धोए और मेरे वाइट कुर्ते को ये देखो क्या कर दिया। इतना अच्छा कुर्ता खरीद कर आई थी मैं मार्केट से। अरे भाभी, आपका कुर्ता वाइट से लाल हो गया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ये तो भैया की उस लाल शर्ट की वजह से हुआ है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि वो शर्ट ऐसे अपना कलर छोड़ देगी। और वैसे भी ना गलती वॉशिंग मशीन वालों की है। उन्हें ऐसी मशीन बनानी ही नहीं चाहिए जिससे एक कपड़े का कलर दूसरे में लग जाए, है ना भाभी? हाँ, और वैसे ना सच कहूँ तो आपका ये रेड कुर्ता मुझे वाइट वाले कुर्ते से ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
वैसे भी आप वाइट कलर के कुर्ते को तो इतने टाइम आपने पहन लिया था, तो अच्छा हुआ ना ये रेड हो गया। आपके लिए तो ये एक नया कुर्ता बन गया ना। अरे हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वैसे भी ना बहुत टाइम से मेरा रेड कलर का कुर्ता खरीदने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ तुमने मेरे वाइट कुर्ते को उनकी रेड शर्ट के साथ धो दिया, तो मेरा एक नया कुर्ता बन गया। सबको लग रहा था कि निशा के ऐसा करने से शीतल की अकल ठिकाने लग जाएगी, लेकिन उसकी ये बातें सुनकर सबका सर चकरा गया। निशा ने तो अपने हाथ में वो रंगा हुआ लाल कुर्ता लिया और हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे तो लगा था मैं ऐसा करूँगी तो भाभी अपनी ये आदत छोड़ देगी, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही नैले पर दहला पड़ गया। अरे तू चिंता मत कर, इस बार मैं ट्राई करूँगा। एक ही बार में हार मान लेंगे तो नहीं चलेगा। भाभी की आदत सुधारो मिशन हमें जारी रखना पड़ेगा। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव प्लान के मुताबिक अपने भैया भाभी के कमरे में जाता है और जानबूझकर अपनी भाभी की ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल को नीचे गिरा देता है और शीतल का परफ्यूम नीचे गिरकर टूट जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर शीतल जल्दी से अपने कमरे में आती है। अरे क्या हो गया, क्या टूट गया? सॉरी भाभी, वो ना मैं भैया से कुछ बात करने आया था और आपका ये परफ्यूम गिर कर टूट गया। अरे आपको ऐसी जगह पर चीज़ नहीं रखनी चाहिए ना जहाँ से वो गिर कर टूट जाए। ऊपर से इस ड्रेसिंग टेबल की ग्रिप भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर इसकी ग्रिप अच्छी होती ना तो ये परफ्यूम की बोतल इस पर से गिरती नहीं। क्या? ड्रेसिंग टेबल की ग्रिप? और नहीं तो क्या भाभी, इसकी वजह से आपका परफ्यूम टूटा है, वरना अगर इसकी ग्रिप अच्छी होती तो ये कभी गिर कर टूटता ही नहीं। गंदा ड्रेसिंग टेबल है ये, बेचारा आपका परफ्यूम टूट गया। अरे कोई बात नहीं ना, अच्छा हुआ ये परफ्यूम गिर कर टूट गया। वैसे भी ना मुझे इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो यही सोच रही थी कि जल्दी से जैसे तैसे ये परफ्यूम बस ख़त्म हो जाए ताकि मुझे दोबारा लगाना ही ना पड़े। अच्छा हुआ तुमसे टूट गया। कहाँ घर वाले शीतल को सुधारने चले थे और बार बार अब उनका ही मिट्ठू मिट्ठू पोपट हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा ऐसा कर करके तो हम बहू को सुधारने से रहे, इससे तो अच्छा है कि एक बार हम उसके घर वालों से ही बात कर लें। अब तो वही उसे सुधार सकते हैं। आप समधी जी को फ़ोन करके यहाँ बुला लीजिए ना। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी समधी जी को फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ। किशन शीतल के पापा को फ़ोन करता है और उन्हें घर पर आने के लिए निमंत्रण देता है। मैंने तो समधी जी को फ़ोन करके अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तो समधी जी आकर अपने आप ही कर लेंगे। घर वाले ये सोच सोचकर बहुत खुश हो रहे थे कि शीतल के मम्मी पापा आकर उसे समझाएंगे और वो उनकी बात समझ जाएगी। अगले दिन घर की डोरबेल बजती है। टिंग डोंग। लगता है मम्मी पापा आ गए, मैं गेट खोल कर आती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ़ लेती हो भाभी, मैं गेट खोल कर आती हूँ। निशा खुश होकर जल्दी से गेट खोलने जाती है, लेकिन शीतल के पापा जैसे ही घर के अंदर आने लगते हैं तो जल्दबाजी में अंदर आने के चक्कर में घर के दरवाजे से ही उनकी टक्कर हो जाती है। ये दरवाज़ा किसने लगाया यहाँ? इसके चक्कर में खामखा टकरा गया मैं। कारपेंटर को दरवाज़ा थोड़ा उस तरफ लगाना चाहिए था ना। शीतल की ससुराल वालों की तरह अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि शीतल के अंदर आखिर ये आदत आई कहाँ से। हमने तो सोचा था कि समधी जी आकर इसे समझाएंगे, लेकिन यहाँ तो समधी जी इससे भी 4 कदम आगे निकले। वो सच ही कहते हैं, इंसान की कुछ आदतें कभी सुधारी नहीं जा सकती।